ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल, ईरान और अमेरिका, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, असल में हो क्या रहा है? तो आपने जो पिछला प्रोग्राम किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पर, तो भुट्टो की बात को अब ज़माना देखेगा। थैंक्स टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, थैंक्स टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, थैंक्स टू सेठ आबिद एंड थैंक्स टू माई लियारियन कि हमने उस वक्त जो कुर्बानियाँ दी जी। और पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क हुआ। थैंक्स टू इंडिया नरेंद्र मोदी कि उसने हमें मई 2025 में मौका दिया हमारे हथियारों को आजमाने का। अब ये बातें शक व शुबे में नहीं है बीबी। जी। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि जी अकॉर्डिंग टू बाइबल वी गो टू एक्सटेंड इजराइल लैंड। Israel is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. और इंडियन एकदम एक्सपोज हो गए। पर इंडियन ने एक और गलती की, उनका जो जहाज था, जो नेवी का जहाज गए थे, वो उसको अमेरिकन अब्दोस ने टारपेड कर दिया। ईरान अमेरिकन इजराइल वॉर से 5 दिन पहले मोदी इजराइल चला गया। तो पाकिस्तान ने अपने कार्ड नो डाउट बहुत अच्छे खेले, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा रोल रहा। देखिए ये जंग तो बड़ी थी, चाइना एक्सपोज नहीं था उस वक्त तक, जी। रशिया भी एक्सपोज नहीं था और डेलिबरेटली एक्सपोज नहीं थे। उनकी अपनी टेक्निक होगी, बिल्कुल। मफादात होंगे। अगर वो 2 दिन पहले बरादर मुल्क इस्लामी अफगानिस्तान को सबक ना सिखाया गया होता तो पता है क्या होता? आपका KPK, आपका इस्लामाबाद खाना जंगी में तब्दील हो जाता। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे कि जिस तरह के हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के बारे में और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप सब लोगों की फरमाइश पे एक दफ़ा फिर से हबीब जान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तो ईस्ट लंदन और वेस्ट लंदन और साउथ लंदन जो है वो बस आप मतलब पहले लोग कहते हैं कि भाई कहाँ ईस्ट लंदन कहाँ वेस्ट लंदन, बड़ा मुश्किल होता है जाना, लेकिन हम लोगों की तो पूरी सीरीज चल पड़ी है अब। आने मुझे काफ़ी वक्त लगता है, जर्नी बड़ी लंबी है जी। लेकिन ज़ाहिर हम पॉलिटिकल वर्कर हैं तो बगैर मीडिया के रह भी नहीं सकते, और आप मेहरबानी करती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ आपकी मेहरबानी है कि आप आते हैं और आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बहुत से लोगों को समझ आ रही है, बहुत से लोगों को समझ नहीं भी आ रही। कुछ लोगों को लग रहा है कि एज अ पाकिस्तान गवर्नमेंट दे आर डूइंग रियली गुड जॉब, और कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं भाई कोई तो पॉलिटिकल फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों के पीछे। तो मुझे लगता है सब लोगों को पता चल गया होगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान इसमें इतना अहम किरदार क्यों अदा कर रहा है, और वो सिचुएशन है अमेरिका, ईरान और इज़राइल की। हम लोग बड़ा भाई क्यों बने हुए हैं? बहुत से लोगों के पेट में दर्द भी है कि पाकिस्तान कहाँ से बड़ा भाई बन गया और पाकिस्तान को क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है। तो सबसे पहले तो हबीब साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल, ईरान और अमेरिका, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, असल में हो क्या रहा है? देखें, बड़ा भाई और एक चाचा खामोखा जी। पुप्पो खामखा भी होती है। पुप्पो भी होती है। जी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम चाचा खामोखा नहीं हैं, हम बाकी बड़ा भाई हैं, बड़े चौधरी। जी। और कुछ बातें ऐसी होती हैं वक्त साबित कर रहा होता है। वो कहते हैं ना कि ये बात तुम्हारी समझ में आज नहीं आएगी, जब आएगी जब ज़माना देखेगा। बिल्कुल। तो आपने जो पिछला प्रोग्राम किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पर, तो भुट्टो की बात को अब ज़माना देखेगा जी। कि हम ताकतवर ना होते तो आज हम बड़े चौधरी भी ना होते। सही कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, थैंक्स टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, थैंक्स टू सेठ आबिद एंड थैंक्स टू माई लियारियन कि हमने उस वक्त जो कुर्बानियाँ दी जी। और पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क हुआ
और फिर थैंक्स टू इंडिया नरेंद्र मोदी कि उसने हमें मई 2025 में मौका दिया हमारे हथियारों को आजमाने का। बिल्कुल। एक तो होता ना, बोलते हैं ठुस खरसी तो आप फटसी, हमारी ठुस नहीं हुई, हमने तो उनको बताया जाकर जी। कि वी आर पावरफुल पीपल। यस। और अल्हम्दुलिल्लाह मई 2025 के बाद पाकिस्तान की सलाहियतों को, कुव्वत को, ताकत को दुनिया ने तस्लीम किया। बिल्कुल। जहाज बनाने वाली कंपनी ने भी कहा कि हमारे 9 जहाज 10 जहाज गिर गए। एंड द क्रेजी ट्रम्प रोज कहता था 3 मारे, 5 मारे, 9 मारे, 10 मारे, 11 मारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको सबक सिखाया। और फिर बोलते हैं खुदा के हर काम में मसलहतें होती हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की सूरत हाल अक्सर बदल गई। पॉलिटिकल अनार्की तो वहाँ थी, अब भी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपोजिशन हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की सूरत में हो, जी। चाहे कि इक़्तिदार की पॉलिटिकल पार्टीज हो, नून और उसकी अलाई पीपल्स पार्टी एंड अदर रिलीजियस ग्रुप, सबका रोल अच्छा रहा है इन लड़ाई में। बिल्कुल। बिल्कुल। ईरान अमेरिका इजराइल मार्के में कौन एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। जी। और एस्टेब्लिशमेंट का भी अच्छा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि उन्होंने अपनी हिमायत के लिए किसी मजहबी ग्रुप का सहारा नहीं लिया। जी। कोई पपेट्स नहीं बनाए कि जी वो होता है ना कि आसिम साडा भाई है, हाफिज हमारा भाई है, फील्ड मार्शल हमारा भाई है, या शहबाज शरीफ हमारा भाई है। बड़ा स्मूथली इस गेम में सबने अपना अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है। खदशा बहुत था कि अगर कुछ अंदरूने मुल्क ही डिफरेंट ग्रुप्स, आपको पता है शिया सुन्नी, नहीं, स्टार्ट में हुई कॉन्स्पिरेसीज, लेकिन मैंने कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत दानिशमंदाना दूरअंदेशी के फैसले किए, किसी पे हाथ नहीं रखा जी। और किसी को पनपने का मौका नहीं दिया। वरना साढ़े मौलवी तो उनकी आवाजें, उनकी मतलब ले, बिल्कुल। उनकी सुरीली आवाजें जी। आग लगाने के लिए तो लम्हा चाहिए ना। बोलता है किसी को महल बनाने में बरसों लगे, किसी को मलियामेट करने में सेकंड्स लगे। आज इस मर्तबा कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसीज की, लेकिन उन्हें इतनी ही स्पीड से इमीडिएट शटअप कॉल दे दी गई, वो खामोश हो गए। तो हमारे यहाँ वो जो एलिमेंट था ना माजी का, शिया सुन्नी वगैरह वगैरह, वो नहीं हुए। नहीं। और आज कौम मुट्ठी बनकर, पंच बनकर खड़ी है, और यही हमारी बड़ी कामयाबी थी। फिर सोने पे सुहागा जो हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने या हमारी हुकूमतों ने जो फैसला किया, इस कॉन्स्पिरेसी से पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से पहले अफगानिस्तान का चैप्टर क्लोज कर दिया जी। क्योंकि वहाँ इंडिया बिल्कुल बैठा हुआ था अजीत डोभाल की सूरत में। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अजीत डोभाल 2-3 दिन पहले दुबई में जाकर दुबई के हुक्मरानों से मिला है। तो इस वक्त अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत दी है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पिरेटर्स एक्टिव हैं। अच्छा, पाकिस्तान को ही, हिंदुस्तान की सूरत में जी, पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया सालिस, एक सालिस की सूरत में? नहीं, वो हालात और वाक़यात इस कदर बिल्डअप हुए, डेवलप हुए कि लोगों को इसके अलावा कोई नज़र ही नहीं आया। क्योंकि पहले टॉक हो रही थी कतर में, और टॉक ही के दौरान हमला हो गया था जी। तो ईरान का कॉन्फिडेंस शेक खत्म हो गया था। बिल्कुल। अब वो पाकिस्तान ने अपने कार्ड अच्छे खेले, उसने अपना बिल्डअप किया कॉन्फिडेंट को ईरान के लिए, क्योंकि ईरान का राजी होना बेहद ज़रूरी था। अमेरिका की तो मजबूरी थी, वो फंस गए थे बुरे तरीके से, क्योंकि उनके जहन में तो ये था कि ईरान साढ़े वास्ते 1-2 दिन की कहानी है, हिंज जाएंगे हिंज ले आवेंगे। उनको लग रहा था वेनेजुएला की तरह, जिस तरह वेनेजुएला में हुआ, बिल्कुल कि जी हम गए और ले आए। लेकिन ईरान ने जो मज़ाहमत की है वो नाकाबिले
बयान है, करबला वालों का तसलसल है। जी। अच्छा, बहुत मतलब हम सालों से ये चीज़ सुनते हैं कि ईरान जो है वो अंदर ही अंदर एटमी क़ुव्वत है, और अमेरिका को भी ये शक था कि वो एक एटमी क़ुव्वत है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, है या नहीं है हम इस पर नहीं जाते। अच्छा। हर एक को अपने दिफा का हक हासिल होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो छोटी तलवार रखे चाहे वो बड़ी तलवार रखे, छोटी बंदूक हो या बड़ी बंदूक हो। जिस तरह खित्ते में इजराइल की पावर बड़ी है अमेरिकन सपोर्ट्स के साथ, मतलब कि वो तो इंतहाई है ना। फलस्तीन में जिस तरह बेदर्दी से कत्लेआम हुआ है, गाजा में, फलस्तीन में, और अब तक हो रहा है। आज की खबरें भी है कि लबनान पे भी हमले हुए हैं। तो समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि हर एक को दिफा का हक होना चाहिए। तो क्योंकि अब ये बातें शक व शुबे में नहीं है बीबी। जी। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि जी अकॉर्डिंग टू बाइबल वी गो टू एक्सटेंड इजराइल लैंड। Israel is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. तो जब उनका एजेंडा यही है तो फिर हर मुल्क को उसके जो नियरेस्ट जो कंट्रीज हैं, और आजकल तो नियरेस्ट तो छोड़ें आप जी, जदीद टेक्नोलॉजी में दूर का मुल्क भी आपके करीबी है। अब पाकिस्तान को भी खतरा है ना इजराइल से। जी। नेतन्याहू ने अपने प्रोग्रामों में कहा है, पार्लियामेंट में कहा है, टीवी टॉक शोज में कहा है कि जी पाकिस्तान इज इस्लामिक स्टेट हैज अ बॉम्ब एंड दिस। तो जब उनके मिसाइलों की रेंज हम तक आएगी तो हमारे मिसाइलों की रेंज भी उन तक जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ईरान को ये हक था, हक है और हक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ कि जनाब अगर आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हथियार है तो उसके पास इतना तो हो कि वो अपना डिफेंस कर सके। जी। तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका को जो छूट हासिल है इस्लामी ममालिक की कमज़ोरी या इंटरनेशनल जो एजेंडा है यूरोप का या ब्रिटिश का, जी। कि कोई इसको चैलेंज करने वाला नहीं है। जी। अब कई खामे रशिया इनको चैलेंज करता है। तो फिर जो जैसे भी आपने कहा कि वेनेजुएला का जो वाक़या हुआ इसी दौरान कुछ अर्सा पहले, चंद हफ्ते पहले, वो वहाँ गए और एक इलेक्टेड हुकूमत को उठा कर ले आए और दुनिया में किसी ने इस पर एहतजाज नहीं किया। यूनाइटेड नेशन तक खामोश बैठी अब तक। वो बेचारा वहाँ की अदालतों ने पता नहीं कौन से महीने की डेट दी हुई है, कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं जिक्र ही नहीं है, दब गया बिल्कुल, क्योंकि ये जो आगे आ गया। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान ने क्या उनका क्या रद्द-ए-अमल है या क्या लाए-अमल उन्होंने बनाया है कि हम इनकी सुलह किस तरह से करवाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है हम सालिस बने हुए हैं, हम दोनों को जहाँ पे, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है एज अ पाकिस्तानी, हम सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क करार दे दिया गया था रेड एरिया, जिसके अंदर अब मतलब कोई भी मुल्क वहाँ के क्रिकेट खेलना नहीं चाहता था, कोई भी अपना बिजनेस नहीं करना चाह रहा था। वहाँ पे आप देखें कि ईरान भी आया, वहाँ पे अमेरिका भी आया। अब तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि भाई, इसमें तो आप सही कह रही हैं। देखें ना, ये सबको समझना पड़ेगा जी, इन सब के पीछे हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के पीछे अमेरिका था या इजराइल था। अब तो सारी बातें खुल कर सामने आ रही हैं। तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसीज की थी वो खुद भी था, लेकिन पीछे अमेरिका था। अब अमेरिका के पीछे क्या था कि चाइना को किस तरह हमने ब्लॉक करके रखना है। अब इंडियन की इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो चाइना पे असर होगा। अब चाइना का इसमें सबसे ज्यादा हलीफ कौन है? वो पाकिस्तान ग्वादर की सूरत में, टेक्नोलॉजी की सूरत में। तो ये सारी कहानियों को समझना पड़ेगा कि चाइना इस वक्त दुनिया की बढ़ती हुई डोमेस्टिक घरेलू एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट। अब प्लस क्या हो गया, मई 2025 के वाक़े के बाद
वार जोन में भी वो बड़ी मार्केट बन गई। जी। तैयारे, ड्रोन, फिर क्या कहते हैं, रडार वगैरह वगैरह। अब इंडिया ने दुनिया को ये बताया था कि असी बड़े चौधरी, और मोदी की सूरत में जहाँ जाता था उनका जो इजराइल के साथ ताल्लुकात, जी। फिर वो जो फिल्में बनी पाकिस्तान के खिलाफ जो जी, अंदर, जी। उसमें साफ कहता है वो फिल्म के अंदर मकालमा कि पहले तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल लाइनों को काटो, दुबई में जाके मंदिर बनाना, फिर इसी जंग के दौरान दुबई का आपसे कर्ज का फौरन मुतालबा करना, वो फिल्म के अंदर ये सारा स्क्रिप्ट था। और आप देखें कि यूके के साथ उनका बहुत बड़ा मुआहदा हुआ, जहाँ पे उनके वर्क परमिट्स खुलेंगे उनके लिए, वो पास हुआ करेगा जो 3 साल का होता है, जिसमें आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कम फॉर द बिजनेस एनी टाइम, विच इज़ अ बिग थिंग कि आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट 3 years के अंदर आप अपना बिजनेस वगैरह सब कर सकते हैं। सो दे वर गोइंग वेल अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, लेकिन नहीं, उनका प्लान थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि वो तो सही जा रहे थे, अल्लाह का बड़ा अब करम ये अल्लाह का करना था। अब ईरान ने पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों दी? नहीं, ईरान भी तो इंडिया का बड़ा दोस्त था ना, अच्छा। क्योंकि उस कॉन्फ्रेंसिस में जो चीज़ें थी, चाबार एक पोर्ट है जो ग्वादर से 40-50 माइल्स की दूरी पर है, अच्छा। और ये तो देखें ऊपर वाले की मेहरबानी हुई। जी। अब वो ईरान के साथ रहकर इंडियंस वहाँ डबल गेम कर रहे थे। वो एक ही वक्त में इजराइल के भी दोस्त थे और ईरान के भी दोस्त थे, लेकिन दरक पसे पर्दा वो असल में इजराइल के दोस्त थे। अगर वो दोनों के दोस्त थे तो उन्होंने क्यों नहीं सुलह कराने की कोशिश की? नहीं, इसलिए वो एक्सपोज हो गए। जून में जब इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ 10-15 रोज का, तो वहाँ जो इजराइल ने पर्टिकुलर टारगेटेड पे हमले किए थे, करेक्ट, जो उनके जनरल मारे गए, उनकी जो जी डिफेंस सीक्रेट वो मारे गए, उनका मेन मेन वो सब के सब थैंक्स टू इंडिया था कि इंडियंस के लोगों ने उनको मवासलाती सैटेलाइट इंफॉर्मेशन फराहम की थी। जब वो एक्सपोज हुए तो ईरान को ख्याल है कि साढ़े नाल तो हाथ हो गया है। अच्छा, उसी वक्त पाकिस्तान तो पहले से बता रहा था जी कि भाई तुम गलत कर रहे हो। तो फिर उसी दौरान पाकिस्तान का जो रवैया था उनके साथ बड़ा पॉजिटिव था, थैंक्स टू करंट गवर्नमेंट, थैंक्स टू करंट एस्टेब्लिशमेंट, फील्ड मार्शल की सूरत में जी, शहबाज शरीफ की सूरत में। तो ईरान को ये हकीकत का अंदाज़ा हुआ, तो वो मामला आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट में डाइवर्ट हुए और इंडियन एकदम एक्सपोज हो गए। फिर इंडियन ने एक और गलती की, उनका जो जहाज था, जो नेवी का जहाज गए थे एक्सरसाइज करने के लिए, उसको इंडियन अमेरिकन एब्दोस ने तारपेट कर दिया, जबकि वो तो आपके पास एक तरह के वो थे, मेहमान थे। जी तो इंडियंस के पास दुनिया में फिर इस ईरान अमेरिकन इजराइल वॉर से 5 दिन पहले मोदी इजराइल चला गया, वो एक्सपोज हुआ, वहाँ जो उनकी बातें हुई, जो झपियाँ उन्होंने डाली। तो पाकिस्तान ने अपने कार्ड नो डाउट बहुत अच्छे खेले, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा रोल रहा, जैसे हमने पहले कहा, जी चाहे वो मजहबी थी, पार्लियामेंट में थी या नहीं थी। जी तो ये गॉड ब्लेसिंग थी पाकिस्तान के साथ, और अल्लाह करे ये ब्लेसिंग जारी व सारी रहे, जी इंशाल्लाह। क्योंकि हालात अब भी फंसे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मस के दरमियान। जी तो आपकी एक गलती, जी बिल्कुल माइनर सी गलती, आपको बैकफुट पे ले जाएगी और एक पॉजिटिव मूव आपको फ्रंट पे ले जाएगी। फ्रंट पे ले आएगी। अच्छा, इंडिया जैसे ही पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बात होने का मामला शुरू हुआ कि वहाँ पे आएंगे उनके डेलीगेट्स आएंगे और सारी बात होगी, तो उन्होंने इतना शदीद रद्द अमल किया
ये क्यों करवा रहे हैं, ये क्यों बने हुए हैं, और कोई मुल्क क्यों नहीं कर रहा। एंड दे वर सेइंग कि ये भी बात बहुत मशहूर हुई थी कि ये तो बस एक कबूतर का काम कर रहा है, इधर का लेटर उधर, उधर की पर्ची उधर, इसका कोई इसमें है ही नहीं है। लाइक दे वर सेइंग कि पाकिस्तान इज negative नॉट approach, द नेगेटिव अप्रोच अ लॉट। व्हाई? देखिए 1.5 अरब की आबादी का मुल्क, फिर इतने अरसे तक एक पोजीशन पे रहना चौधरी बनकर, जी। साढ़े 10 सेकंडों में आपकी पूरी पोजीशन रिवर्स हो जाए, तो वो तो यही करना था इन्होंने। इनका मीडिया देखें, जिसे लोग कहते हैं गोदी मीडिया, यानी अकल शऊर वाले लोग चिल्लाते थे मीडिया में, देखा उन्होंने अपनी चीजें फेंकना शुरू कर दी, पागल हो गए, मैडनेस। जी। वो उनका कसूर नहीं था, कि उनके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि इस तरह हो जाएगा। जी। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क 1.5 अरब की आबादी के मुल्क को सेकंडों में खा जाएगा। बिल्कुल। तो अब उसमें सबसे बड़ा रोल सऊदी अरब का भी था, और ईरान की भी ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट का था, कि इन्होंने अपने इब्तिदाई दिनों में जो भी करीबी ममालिक थे इस्लामी, वहाँ पे जो अमेरिका के अड्डे थे उनको टारगेट किया, और उन्होंने कहा कि हम इस्लामी ममालिक पे हमला नहीं कर रहे, हम तो दुश्मन की टारगेटेड चीज़ों को अटैक कर, जो उनके अड्डे थे। जी, क्योंकि एक टाइम ये भी हुआ था, बिकॉज सऊदी और ईरान जो था वो सऊदी पे भी हमला कर रहा था, और सऊदी में हमारी फ़ौजें बैठी हुई थी, हम लोगों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कुछ ऐसा भी हो सकता था कि पाकिस्तान को ईरान पे हमला करना पड़ता, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपने जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, जब उन्होंने उनके साथ मुआहदा किया था, उन्होंने कहा था कि हम उस वक़्त हमला करेंगे जब इजराइल करेगा। हम अगर कोई तो पॉइंट तो देखें, जब जंगें होती हैं तो वो पॉइंट तो धरे के धरे रह जाते हैं, इमोशनल जंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, फील्ड मार्शल को, और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा चाइना को, जी, उस और सऊदी अरब के किंग को, SMB जी, किंग मोहम्मद बिन सलमान, MBS कहते हैं, SMB कहते हैं, MBS मोहम्मद बिन सलमान को उसने बड़ा पैशन का मुजाहरा किया। अब देखिए ये जंग तो बड़ी थी, चाइना एक्सपोज नहीं था उस वक्त तक, जी, रशिया भी एक्सपोज नहीं था, और डेलिबरेटली एक्सपोज नहीं थे, उनकी अपनी टेक्निक होगी, बिल्कुल, मफादात होंगे। लेकिन यहाँ पर चाइना ने बड़ा प्लस रोल प्ले किया, और इस रोल का क्रेडिट में 2022-2023 में उस वक्त पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब का भी बड़ा रोल था। हालांकि मेरे उनसे बड़े खिलाफात थे, सऊदिया और ईरान को साथ रखना वाया चाइनीज़, के उनसे अंदाज़ा था कि ये आगे मसले बनेंगे, और फिर सऊदिया को ये बताना कि जनाब ये हमारा आप पे कोई अटैक नहीं है। अच्छा, ईरान ने भी कहीं यहाँ वहाँ अटैक नहीं किया, पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पे इनके अड्डे थे अमेरिकन के, चाहे वो सऊदिया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, या इराक हो, जी। और वो भी जानते थे कि इस वक्त टेक्नोलॉजी वाइज ईरान उन पे भारी है, अगर ये मज़ाहमत करते तो फिर जंग का दायरा कार बढ़ जाता। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये हुई कि अमेरिकन को भी आइडिया हो गया था कि ईरान के पीछे कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जहाँ जहाँ इनके अड्डे थे इस्लामी ममालिक में, जिसकी भी हमने बात की, सऊदिया, दुबई, कुवैत, बहरीन, इराक, वहाँ से भी कोई बड़ी मज़ाहमत नहीं हुई। फिर एक तैयार है B-52, जी, इराक पे और अफगानिस्तान पे जितने भी हमले होते थे वो कतर के एयरपोर्ट से होते थे, B-52 के जरिए, जी, क्योंकि ईरान ने उन अड्डों का बेड़ा गर्क कर दिया, तो B-52 इस काबिल नहीं रहा। फिर हम शुक्रिया अदा करें ब्रिटिश का, कि ब्रिटिश ने जंग के 1-2 हफ्ते तक कोई किरदार ही अदा नहीं किया। और ट्रम्प तो बहुत नाराज हुआ है, अब भी नाराज है, फिर बातें कर रहा है, वो कहते हैं जाओ वापस, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर ये B-52 एक्टिव हो जाता, जी, तो ईरान के लिए मसाइल पैदा होते। तो थैंक्स टू ब्रिटिश
एंड थैंक्स टू चाइना के, जिसकी वजह से सराउंडिंग एरिया में जितने भी अमेरिकन बेसिस थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। एंड सबसे बड़ा शुक्रिया आप अदा करें किसका? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का, कि इस जंग से पहले 2 दिन पहले जी बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान का बडग्राम एयरपोर्ट और वो तमाम जो असला ये अमेरिकन छोड़ के आए थे इन दिनों के लिए, कि जब मौका लगेगा तो हम इसको वाया इंडियन इस्तेमाल करेंगे। अजीत देवल जो भी दुबई गया, जी इंडियन आर्मी के लोग वहाँ ट्रेन याफ्ता मौजूद थे। पाकिस्तान ने ना देखा आओ ना देखा ताओ, ना यूनाइटेड नेशन को देखा ना OIC को देखा, और फील्ड मार्शल साहब ने फैसला किया बम 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 बम। अगर वो 2 दिन पहले बरादर मुल्क इस्लामी अफगानिस्तान को सबक ना सिखाया गया होता तो पता है क्या होता? आपका KPK, जी आपका इस्लामाबाद खाना जंगी में तब्दील हो जाता। बिल्कुल। आपकी बड़ी बड़ी क़यादतें कत्ल कर दी जाती, क्योंकि उन्हीं के एजेंट वहाँ मौजूद थे। पत्थर वो थे ना, अब पत्थर के नीचे गद्दार मौजूद है। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, कुछ फैसले करने पड़ते हैं। और फिर आपने एक और भी चीज़ देखी होगी, महसूस की होगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में लगा रहा किसी ने परवाह नहीं की जी ना। मुज़म्मत इंडिया चिल्लाता रहा यूनाइटेड नेशन में, यहाँ बाग वहाँ बाग। तो हमारी खारजा पॉलिसी भी अच्छी रही, इंटरनल पॉलिसी भी अच्छी रही, और अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़ा करम किया। तो वरना अमेरिका तो पाकिस्तान को कभी किसी भाव ही नहीं लाता। अब ये पोजीशन हो गई है कि वो पाए में पाई साड़ा ख्याल कर कुछ कर। जी मैं वही पूछना चाह रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है, उसको क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के बारे में? जमीनी सूरत हाल। अच्छा। अब आप कहेंगी कि ये अचानक 10 दिन की मोहलत के बाद लामुतनाही टाइम दे दिया जंगबंदी का, वो डरा रोज रहा है। वो 48 आवर्स थे, फिर 36 हुए, फिर 24 हुए, फिर रुक गया। क्योंकि चाइना ने जब रेजोल्यूशन आई यूनाइटेड नेशन में तो चाइना ने उसको वीटो कर दिया, जी उस रेजोल्यूशन को, उस करारदाद को। जी वो चाइना इस तरह एक्सपोज हो गया और रशियन भी उनके साथ खड़ा रहा चाइना से। तो अब ये क्लियर हो गया दुनिया को, चाइना रशिया भी ईरान के पीछे किसी ना किसी तरीके से मौजूद है। और ट्रम्प को कहना पड़ा कि रूस इसलिए कर रहा है कि हमने यूक्रेन को सपोर्ट की थी लड़ाई में, तो ही हैज अ राइट एंड दे आर यूजिंग देयर बेस्ट ऑप्शन। आपको लगता है अमेरिका रिग्रेट कर रहा है? अब वो मैंने कैसे कहा ना कि उनके जहन में तो था कि वेनेजुएला, अब वो जंग 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 40 दिन तक पहुंच गई, जंग का चैलम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो परेशान है कि अचीवमेंट नहीं है कुछ। याद होगा जून में 2025 में जी इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही अमेरिकन ने उसी कतर एयरपोर्ट से B-52 के जरिए बमबारी की थी और कहा था कि वी अचीव द टारगेट। और हमने ईरान की यूरेनियम की टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब वो एटम बम नहीं बना सकते। तो फिर अब क्यों गए हो भाई? अब क्यों गए? अब भी तुम डिमांड कर रहे हो कि हम इसको एटम बम उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। व्हेन यू सेड ऑन ट्विटर, एक्स एंड नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कि हमने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो फिर क्या फिर भाई? अच्छा, आपको लगता है कि अब ये जो जंग है इसको पाकिस्तान रोक सकता है? ये आप फुल अथॉरिटी टू स्टॉप इट एंड से कि ना अमेरिका कुछ करेगा ना ईरान कुछ करेगा, जो पाकिस्तान में डिसाइड होगा दैट विल बी द अल्टीमेट डिसीजन? नहीं, अब मुझे तो ये लगता है कि अब जंग इंशाल्लाह लंबी तो नहीं होगी, बच गई, बस ऐसे गोलमोल हो जाएगी, क्योंकि ट्रम्प बैक कर गया है। अब वो कहता है कि हमें 18 घंटे के सफर की क्या जरूरत है, सामने फोन करो जी, तो भाई तुम पहले ही मीटिंग जूम पे कर लेते। लेकिन आया ना, जिसको कहा जाता था कि रेड जोन में आता है पाकिस्तान, तो अब आया ट्रम्प भी। अब उन्हें पता चल गया कि अगर हम बार बार जाते हैं पाकिस्तान तो हमारी इंसल्ट का जो ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा। और वहां उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टी है ना, रिपब्लिकन, अच्छा, डेमोक्रेटिक।
अब इस पूरे सिनारियो में 4 मुल्क इन्वॉल्व हैं, अमेरिका, इज़राइल, पाकिस्तान और ईरान। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इन चारों ममालिक की जो पोजीशन है इस वक्त और इस जंग के बाद, आपको क्या लगता है इन चारों ममालिक की पोजीशन क्या होगी? वो बोलते हैं ये इसी तरह चलेगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भारत में बाहर वाले आप देखिए, आपने 4 ममालिक का पीछे पूरा नेटो है, यूरोपीय यूनियन, जी नेटो फोर्स, जी बरतानिया है, और इस वक्त जंग बटी हुई है। यूक्रेन अपनी जगह मौजूद है, रशियन वॉर भी चल रही है, और अमेरिकन को अभी 2 दिन पहले कांग्रेस में सवाल जवाब हुए हैं, उनका वजीर डिफेंस, उनके अटॉर्नी सब गए हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। वो एक नई तवजीहात पेश कर रहे हैं कि जी हमें ये तलाती, हमें ये तलाती। वो अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आ रहा है कि जी रिपब्लिकन का ग्राफ नीचे जा रहा है, ट्रम्प की पोजीशन कमज़ोर हो गई है। तो इस सूरत हाल में अमेरिकन चाहेंगे, ट्रम्प खास तौर पे, कि किस तरह इज्जत बच जाए। अब इन पे तो ओपन बातें आ गई हैं, ब्रिटिश मीडिया भी लिख रहा है, अमेरिकन भी लिख रहा है कि पसे पर्दा ये प्राइस तेल की बढ़ा के ट्रम्प फैमिली को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ट्रम्प्स के जो अलाई हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। रोज़ाना प्राइस ऊपर जा रही है तो उनकी कंपनियां, मखसूस कंपनियां, मखसूस लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी अपने कार्ड अच्छे खेल रहा है। तो आओगे वेलकम, नहीं आओगे जन्नत में जाओ सानों की। हमारे पास तो है ना आपके पंजाब में सानों की बस हमारा डिफेंस मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह जी। इजराइल जानता है, अमेरिका भी जानता है, और जो जंग में जो फैसला कुन तब्दीली आई है, जब ईरान ने F-15 3-4 गिरा दिए, जी कुछ हेलीकॉप्टर गिरा दिए, कुछ कैदी, बहुत कुछ हुआ है जी। नो डाउट, उनका भी नुकसान बहुत हुआ है। तो अमेरिकन बहुत मोहतात हो गए, और मैं समझता हूँ कि ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी। जो स्टेट ऑफ हैमोस का उन्होंने जो दोनों तरफ से वो किया हुआ है नाकाबंदी, वो मसाइल पैदा करेगी ईरान के लिए, लेकिन मैं उसका भी कोई हल निकल आएगा। और वो जो बड़ा सवाल इम्पोर्टेंट है जिस पे वजाहत भी आई है, मैंने भी एक्स पे ट्वीट की थी जी कि जब वो जहाज पकड़ा है इन्होंने जो चाइना से आ रहा था, कार्गो जहाज, जी, उसमें कैप्टन और फैमिलीज थी। अच्छा। वो जहाज में कार्गो जो था वो अमेरिका के लिए था कि तू देख ले कि इसमें कार्गो क्या है। वो कार्गो देखने के बाद अमेरिकन CIA की नींदें हराम हो गई है। और उसमें क्या था? उसमें सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, अच्छा। जो उनको बताने के लिए काफ़ी थी कि तेरा B-52 भी आया तो हम गिरा देंगे। और आप तो ब्रिटिश में रहती, आर्गोस एक 40 पाउंड का वो बेचता था ड्रोन, जो बच्चे खेलते थे। उसी $40 या 40 पाउंड के ड्रोन ने आयरन डोम तबाह कर दिया इजराइल का। तो इनको तवक्का नहीं थी कि इस कदर रिएक्शन आएगा, या ईरान इतना मजबूत या हॉरिबल मज़ाहमत करेगा इनके लिए। इनका तो ख्याल था कि हमें जाएंगे, मारेंगे और आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए ईरान जो है वो 6th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, एंड अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत होती है। बेशक। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने अमेरिका को कमज़ोर करना था, इज़राइल को सबक सिखाना था, पाकिस्तान को मजबूत करना था, और ईरान को भी मजबूत करना था। ईरान तो ऑलरेडी मजबूत था, लेकिन नहीं, वो तो है ना बीबी जी, कि जब बात हक और सदाकत की हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। जी, तो ईरान ने तो यहाँ पर डट कर साबित किया ना। बिल्कुल। वरना अमेरिका तो कहता है कि मेरे आगे तो कोई भी नहीं बैठ सकता। नहीं, वही है ना। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है
या जो ताकतें फैसला कन कुव्वतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, फील्ड मार्शल कह लें, उनका भी ईमान बड़ा तगड़ा और मजबूत है। जी बिल्कुल। क्योंकि जब जो फैसला हुआ बरदर इस्लामी मुल्क पे हमला करने का, वो बहुत मुश्किल फैसला था। उसका एक्शन के बाद रिएक्शन का खतरा भी बड़ा मौजूद था। बिल्कुल। उस फैसले में जाना वो बहुत, आप सोच नहीं सकती कितना मुश्किल फैसला था। बट दे डन इट रियली रियली क्लेवरली और बड़े अच्छे तरीके से किया है। और पाकिस्तान की माशाल्लाह पोजीशन बहुत मजबूत है। आपको बुलाने का मकसद यही था कि लोगों को थोड़ी सी पोजीशन क्लियर की जाए, और आगे तो जो होगा अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। नहीं माशाल्लाह, मैं तो फिर आपके प्रोग्राम के तवसत से मशवरा दूंगा, दरख्वास्त करूँगा, हम कौन होते हैं मशवरा देने वाले, कि फील्ड मार्शल वेल डन, सच यू पीपल डन अ गुड जॉब। और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट किसी मौलवी पे हाथ ना रखे, किसी छोटे ग्रुप पे हाथ ना रखे, जी क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितनी भी अय्याशियाँ हैं आपकी या हमारी, जी वो पाकिस्तान की वजह से हमारे मुल्क के दम पे हैं। दम पे। तो मैं यही दुआ करूँगा कि या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को बर वक्त सही फैसला करने की कुव्वत दे, हिम्मत दे, और तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच आप लोगों के सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग कुछ थोड़े से कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है, अब कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी पोजीशन क्लियर बताई जाए कि एज अ वेरी एक्सपीरियंस पॉलिटिकल वर्कर तो मैंने चाहा कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि इनकी नज़र में जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त, उसकी क्या सारी जो है ना पोजीशन है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। और थैंक यू हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से आने का, और आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए मेहमान के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।